दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट आईक्यू में। दोस्तों यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए आज का हमारा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम लोग 35वां प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग जीएस और हिंदी दोनों सब्जेक्ट के प्रश्नों को हल करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग और आपके सिलेबस के हिसाब से ही इसमें सभी प्रश्न हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? दोस्तों, उगते हुए सूरज का देश जापान को कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि यही सूरज की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं, इसलिए उगते हुए सूरज का देश जापान को कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1889। इसके द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस या अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस हर वर्ष 5 अक्टूबर को ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये 1994 से मनाया जा रहा है। 1994 से इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई। उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना 1699 में की थी। कब की थी? 1699 में इसकी स्थापना की थी, वैशाखी वाले दिन। और कहाँ की थी? आनंदपुर साहिब में। आनंदपुर साहिब में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, सतलज नदी। भाखड़ा नागल परियोजना दोस्तों सतलज नदी पर है। ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, जॉइंट प्रोजेक्ट है। संयुक्त परियोजना किसकी है? राजस्थान, हरियाणा और पंजाब, 3 स्टेट्स ऐसे हैं जिनकी ये संयुक्त परियोजना है, भाखड़ा नागल बांध। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता रहता है, इसे बिल्कुल रट लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण होता है जब? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच होकर गुजरता है और पृथ्वी से देखने पर सूर्य पूर्ण रूप से और आंशिक रूप से चंद्रमा द्वारा आच्छादित होता है, तो ऐसी स्थिति में सूर्य ग्रहण पूर्ण या आंशिक होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, सूर्य ग्रहण होता है, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। जो चांद है वो सूरज और पृथ्वी के बीच आ जाता है, तो सूर्य ग्रहण होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एनसीटीई है? एनसीटीई है क्या है ये? ऑप्शन ए करेक्ट है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ये क्या है एनसीटी? ये शिक्षा प्रणाली के मानकों और प्रक्रियाओं की निगरानी के लिए 17 अगस्त 1995 में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 द्वारा गठित किया गया। यानी 1995 में इसका गठन हुआ। 1995 में एनसीटीई, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन का गठन 1995 में हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जैनवाद के अनुसार कितने तीर्थंकर हैं? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 24। जैनवाद के अनुसार 24 तीर्थंकर माने गए हैं, जिनमें पहले तीर्थंकर ऋषभदेव और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। 24वें तीर्थंकर के बारे में पूछता रहता है, 24वें तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी। ठीक है, याद रखेंगे, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और पहले तीर्थंकर हैं ऋषभदेव। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चूना पत्थर परिष्कृतीकरण के बाद परिवर्तित होता है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मार्बल। मार्बल के बाद
या संगमरमर एक कायांतरित चट्टान है जो कि चूना पत्थर के कायांतर का जो है परिणाम है, कायांतरण का परिणाम है। ठीक है, तो चूना पत्थर परिष्कृतीकरण कब परिवर्तित होता है? मार्बल के बाद। ठीक है, इसमें करेक्ट आंसर है मार्बल। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, एक बैंक शेड्यूल बैंक कहलाता है यदि, कब कहलाता है एक बैंक शेड्यूल बैंक? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ये आरबीआई एक्ट 1934 के द्वितीय अनुसूची में शामिल है। शेड्यूल बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल बैंकों को क्या कहा जाता है? शेड्यूल बैंक कहा जाता है। उदाहरण जैसे आप एसबीआई को ले लें, पीएनबी, ये सब जो है शेड्यूल बैंक की सूची में है। तो एक शेड्यूल बैंक क्या कहलाता है? एक शेड्यूल बैंक कहलाता है आरबीआई एक्ट 1934 की दूसरी अनुसूची में जो शामिल हैं वो शेड्यूल बैंक होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 12 सदस्य। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए मनोनीत करता है। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राज्यसभा 250 से अधिक सदस्यों को 250 से अधिक सदस्यों से बनी राज्यसभा, जिसमें से 12 जो है सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है, और उन लोगों को मनोनीत किया जाता है जो साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा में जो विशेष ज्ञान या अनुभव रखते हैं, वो लोग जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार जीता जाता है? इसमें जो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कथा साहित्य, फिक्शन राइटिंग। बुकर पुरस्कार कथा साहित्य, फिक्शन राइटिंग के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी रचना अंग्रेजी में होना चाहिए, और इसकी स्थापना 1969 में बुकर मैकनोल पुरस्कार के रूप में दी गई। कब हुई थी शुरुआत? 1969 में। याद रखेंगे, बुकर पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी। ठीक है, और कथा साहित्य में ये दिया जाता है, कथा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, चौथा खंबा संप्रत्यय संदर्भित करता है, यानी फोर्थ जो है पिलर, फोर्थ पिलर क्या है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्रेस। चौथा खंबा या चौथे स्तंभ संज्ञा लोकतांत्रिक देशों में प्रेस के संदर्भ में दी जाती है। विधायिका यानी संसद, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इसके जो है 3 स्तंभ हैं। चौथा स्तंभ क्या है? फोर्थ पिलर क्या है? प्रेस। ठीक है, चौथा खंबा प्रेस हो गया, फोर्थ पिलर कहते हैं इसको। एक संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका और प्रेस, यानी कि जो आर्टिकल 19 है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये उसमें है मूल अधिकार में। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? इसमें सी करेक्ट आंसर है, समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। दोस्तों, समुद्रगुप्त को उसके महान विजय अभियानों की वजह से भारत का नेपोलियन कहा गया है। उसकी विजयों का वर्णन हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति में किया। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति में इसकी विजयों का वर्णन किया गया है, प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, प्रशस्ति में इसका वर्णन हुआ है, याद रखेंगे किसमें वर्णन हुआ है इसकी विजयों का? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, और प्रयाग प्रशस्ति में इसका वर्णन हरिशेन ने किया है, हरिशेन। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, शोभना गुर्टू प्रवर्तक हैं। इसमें करेक्ट आंसर है ठुमरी, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ठुमरी। शोभना या शोभा गर्टू का मूल नाम भानुमती शिरोडकर था। उन्होंने गायन की ठुमरी शैली को वर्ल्ड में जो है पॉपुलैरिटी दिलाई, वर्ल्ड फेमस हुई, विश्व में विख्यात दिलाई। उनको ठुमरियों की रानी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ठुमरी की रानी, ठुमरी की रानी भी कहा जाता है, ऑप्शन अगर आ जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, सौरमंडल के किन ग्रहों को निकृष्ट ग्रह कहा जाता है? ठीक है, निकृष्ट मतलब जो नज़दीक के ग्रह होते हैं उनके रूप में किसे कहा जाता है? जो सौरमंडल के सबसे नज़दीक ग्रह हैं, इन्फीरियर ग्रह, जो पृथ्वी की तुलना में सूर्य से। इसमें जो करेक्ट आंसर है वो बी है, बुध और शुक्र। निकृष्टतम या इन्फीरियर ग्रह ऐसे ग्रह होते हैं जो पृथ्वी की तुलना में सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह होते हैं। बुध और शुक्र इस जो है कैटेगरी में आते हैं।
ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, रेटिनाल का सामान्य नाम है, इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ए जो है विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनाल है। ये विटामिन आँखों से देखने के लिए बहुत ज़रूरी आवश्यक तत्व है। इसकी कमी से रतौंधी भी हो जाती है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी हो जाती है, याद रखेंगे। रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है। कभी कभी प्रश्न पूछता है कि रतौंधी रोग होता है किसकी कमी से? विटामिन ए से। इसका वैज्ञानिक नाम रेटिनाल है। अगला प्रश्न है, पाक जलडमरू मध्य अलग करता है दो देशों को। कौन कौन से देश हैं जिनको पाक जलडमरू मध्य अलग करता है? भारत और श्रीलंका। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है। ये बंगाल की खाड़ी के पूर्वोत्तर में पाक खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी के साथ जोड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के विशेषाधिकार निहित हैं? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। निर्वाचन आयोग का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 324 में किया गया है और इस समय भारत के वर्तमान जो चुनाव आयुक्त हैं वो हैं राजीव कुमार, ठीक है। और ये 25वें चुनाव आयुक्त हैं, ये याद रखेंगे क्योंकि चुनाव का समय है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 25वें चुनाव आयुक्त हैं और उनका नाम क्या है? राजीव कुमार है। वर्तमान के राजीव कुमार जो हैं वो चुनाव आयुक्त हैं और संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग से विशेषाधिकार संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पोंगल त्यौहार है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है तमिलनाडु का, क्योंकि पोंगल तमिलनाडु में हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। ये हर साल 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है और ये फसल कटाई के समय जो है उस टाइम पे ये लोग इसको उत्सव के रूप में मनाते हैं। पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2014 में भारत का कौन सा राज्य 29वां राज्य बना? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए तेलंगाना। दोस्तों, तेलंगाना भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर एक अलग राज्य बना। देश का 29वां राज्य है। हैदराबाद को 10 साल के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी बनाया गया है। ये राज्य जून 2014 में बनाया गया था, ठीक है। वर्ष 2014 में तेलंगाना राज्य बना और कौन सा राज्य बना? 29वां राज्य बना भारत का। और किससे अलग हुआ था? ये आंध्र प्रदेश राज्य से अलग हुआ था। आंध्र प्रदेश से ये अलग हुआ था, 2014 में बना, इसमें ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जापान की संसद का नाम है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी डाइट। डाइट जापान की संसद का नाम है, ठीक है। जापान की संसद को डाइट कहा जाता है। और इसमें जो है शोरा है, ये पाकिस्तान की संसद का नाम है। शोरा पाकिस्तान की संसद का नाम है। और ईरान की संसद का नाम है मजलिस। ये किसका है? ईरान और ये पाकिस्तान, ठीक है। शोरा पाकिस्तान, डाइट जापान और मजलिस ईरान की संसद का नाम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ओमान की राजधानी कहाँ है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मस्कट। मस्कट ओमान की राजधानी है। ओमान अरब प्रायद्वीप के पूर्व दक्षिण में स्थित एक देश है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहू का मुख्य त्यौहार है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए असम। बिहू असम का मुख्य त्यौहार है। दोस्तों, असम में ये रोतराली बिहू जो है अप्रैल में मनाया जाता है, कोंगाली बिहू अक्टूबर और माघ बिहू जनवरी का समूह है। असम का त्यौहार क्या है? बिहू है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 51A। मूल कर्तव्यों के प्रावधान मूल संविधान में नहीं थे। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया। ये पूर्व सोवियत संघ के संविधानों से अभिप्रेरित हैं। इनका वर्णन भाग 4 अनुच्छेद 51A में किया गया है। संविधान के 51A, ठीक है, भाग 4 में इसका वर्णन है। मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 51A में वर्णित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी स्कर्वी। स्कर्वी दोस्तों विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। इस रोग के लक्षणों में
त्वचा में खरोंचे, मसूड़ों में खून आना, कमज़ोरी, थकान और त्वचा पर जो है चकत्ते पड़ जाते हैं। आंवला, नींबू आदि खट्टे फल इस विटामिन के जो हैं स्रोत हैं। उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है खट्टे फलों में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी अवधि निर्धारित की गई? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 2016 से 2030। संयुक्त विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2016 से 30 की अवधि निर्धारित की गई। ये पूर्व में वर्ष 2002 से 2015 की अवधि निर्धारित की गई थी। ठीक है, पहले ये 2000 से 2015 की अवधि थी, फिर 15 के बाद 16 से 30 की अवधि हो गई। किसके लिए? सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। किसने किया? यूनाइटेड नेशन ने, संयुक्त राष्ट्र ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, कैलाश सत्यार्थी संबंधित हैं। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बचपन बचाओ आंदोलन। दोस्तों, कैलाश सत्यार्थी एक भारतीय बाल अधिकार और बाल श्रम के विरुद्ध पक्षधर है। उन्होंने 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी। वर्ष 2014 में उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, बी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, किसने सन 2016 में भारत का अंतिम पृथक रेल बजट पेश किया था? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सुरेश प्रभु। सुरेश प्रभु ने 2016 के बजट में आर्थिक बजट और रेल बजट अंतिम बार अलग अलग पेश किया था। रेल बजट को तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने पेश किया था। वर्ष 2017 में आम बजट में रेल बजट को भी शामिल कर दिया गया। 2017 से जो आम बजट है उसे रेल बजट के साथ शामिल कर दिया गया है। पहले रेल बजट अलग आता था और आम बजट अलग आता था, लेकिन 2017 से आम बजट में रेल बजट को भी शामिल कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति बनने से पूर्व श्री रामनाथ कोविंद राज्यपाल थे। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बिहार के राज्यपाल थे रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बनने से पहले। भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित रामनाथ कोविंद अपने निर्वाचित होने से पहले बिहार के राज्यपाल थे 2015 से 2017 तक। 2015 से 17 तक क्या थे? बिहार के राज्यपाल थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति का सही नारा क्या था? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख नारा था स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। क्रांति के इस नारे को भारत के संविधान की प्रस्तावना में भी शामिल किया गया है। ठीक है, स्वतंत्रता, समानता, ये सब, भ्रातृत्व, ये तीनों चीज़ें जो हैं भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल की गई हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस खिलाड़ी ने रियो पैरालंपिक्स 2016 में ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता था? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मरियप्पन थंगावेलु ने ऊंची कूद में रियो पैरालंपिक्स में वर्ष 2016 में स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने 1.89 मीटर की कूद लगाकर स्वर्ण पदक जीता था। 1.89 मीटर इसकी ऊंची कूद में उन्हें क्या मिला था? स्वर्ण पदक जीता था उन्होंने। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी चर्चा में रहे। क्यों चर्चा में रहे दलवीर भंडारी? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए पुनर्निर्वाचित हुए। न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी को 2012 में भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के तौर पर चुना गया था। नवंबर 2017 में वे इस पद से दूसरे कार्यकाल के लिए भी चुने गए हैं। अभी 2017 में वो दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए हैं। कौन? न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी प्रसिद्ध हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पुनर्निर्वाचित के लिए। ठीक है, ये याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, को भारत में सर्वाधिक पुराना ग्रंथ माना जाता है। किसे माना जाता है? डी ऋग्वेद को भारत में सबसे पुराना या सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। इसमें 10 मंडल हैं और 1028 ऋचाएँ हैं। मंडल कितने हैं? 10 और ऋचाएँ हैं 1028। ये ऋग्वेद के बारे में इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, किसी प्राणी की ज्ञानेंद्रियां उसे सहायता प्रदान करती हैं। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करने में।
किसी प्राणी की ज्ञानेंद्रियां संवेदनाओं तथा स्पर्श के प्रति उद्दीपक का कार्य करती हैं, जिसके फलस्वरूप अनुक्रिया होती है। ये ज्ञानेंद्रियां आँख हैं, कान, नाक, जबान, त्वचा, इनके गुणधर्म द्वारा प्राप्त ज्ञान से अनुवर्ती क्रियाएं होती हैं। ठीक है, उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करने में किसी प्राणी की ज्ञानेंद्रियां उसे सहायता देती हैं, सहायता प्रदान करती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है? किसे भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एस स्वामीनाथन। एस स्वामीनाथन को भारत की हरित क्रांति का जनक माना जाता है। दोस्तों, उन्होंने वर्ष 1966 में मैक्सिको के बीजों को पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित करके उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के हाइब्रिड बीज विकसित किए। वर्ष 1972 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था। ठीक है, तो 1966 में हरित क्रांति के जनक कौन है? एस स्वामीनाथन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जस्टिन ट्रूडो, जिन्होंने फरवरी 2018 में भारत की यात्रा की, प्रधानमंत्री हैं। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कनाडा के। दोस्तों, ये पुराना क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन था, लेकिन 2018 में जो यात्रा की थी उस टाइम पे जस्टिन ट्रूडो जो है कनाडा के एक प्रधानमंत्री थे। जस्टिन ट्रूडो 46 वर्षीय कनाडा राजनेता, लिबरल पार्टी के नेता हैं और कनाडा के प्रधानमंत्री कनाडाई प्रधानमंत्री हैं। जस्टिन कनाडा के जो है 15वें प्रधानमंत्री पियर ट्रूडो के ज्येष्ठ पुत्र हैं। उन्होंने फरवरी 2018 में भारत की यात्रा की थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नाटक विलियम शेक्सपियर द्वारा नहीं लिखा गया? इसमें से कौन सा नाटक विलियम शेक्सपियर द्वारा नहीं लिखा गया? करेक्ट आंसर है सी, आर्म्स एंड द मैन। आर्म्स एंड द मैन विलियम शेक्सपियर द्वारा नहीं लिखा गया है। जूलियस सीजर, हेलमेट और यूज लाइक नाइट इन शेक्सपियर द्वारा रचित हैं, जबकि आर्म्स एंड द मैन जॉर्ज बोनार्ड शॉ, किसके द्वारा? जॉर्ज बोनार्ड शॉ के द्वारा ये लिखा गया है, आर्म्स एंड मैन। ठीक है, ये विलियम शेक्सपियर द्वारा नहीं लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान स्थित है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना 24 जून 1981 में हुई। कब हुई? 1981 में इसकी स्थापना हुई। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत प्रतिरक्षा शोध संबंधी काम करता है। इसमें काम होता है उससे संबंधित। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? दोस्तों, ये भी ओल्ड क्वेश्चन है। 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ये हो चुका है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जापान में। ठीक है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में 24 जुलाई से 9 अगस्त 2020 तक आयोजित किया गया था। इससे पहले वर्ष 1964 में ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे। ठीक है, तो याद रख लेंगे, कभी पूछ ले 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में हुआ था, कहाँ हुआ था? जापान में हुआ था 2020 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन राज्य हड़प नीति से संबंधित है? राज्य हड़प नीति से संबंधित, इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति के प्रायोजक लॉर्ड डलहौजी थे। राज्य जिसने जो है अवध, सतारा, धौलपुर, झांसी, उदयपुर की रियासतों को हड़प नीति द्वारा अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी को हड़प नीति से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्रिंटर। प्रिंटर इनपुट डिवाइस नहीं है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, जबकि कैमरा, कीबोर्ड और माउस ये क्या हैं? ये इनपुट यूनिट हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी फीचर फिल्म पद्मावत किस लेखक की रचना पर आधारित है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मलिक मोहम्मद जायसी की। दोस्तों, हिंदी फीचर फिल्म जो पद्मावत बनी है वो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पर आधारित है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, इसका नाम था पद्मावत। ठीक है, अगला प्रश्न है, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है।
महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? कब किया था? 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन का प्रतिपादक किसे माना जाता है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कपिल को। कपिल को सांख्य दर्शन का प्रतिपादक माना जाता है। भारतीय दर्शन में 6 प्रकार के सांख्य दर्शन हैं, प्रतिपादक इसके कपिल हैं, सांख्य दर्शन के कपिल हैं। ठीक है, और ये अद्वैत वेदांत से सर्वथा विपरीत मान्यताएं रखने वाला दर्शन भी है। पतंजलि योग से संबंधित हैं। ठीक है, इस आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। दोस्तों, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी हैं। उन्हें 3 बार 1886 और 1893 और 1906 में 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, ये याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। 3 बार दादा भाई नौरोजी 1886, 1893 और 1906 में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रसिद्ध हिंदी पत्रिका सरस्वती के संपादक रहे हैं? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन इलाहाबाद से सन 1900 से शुरू हुआ। ठीक है, कब से शुरू हुआ इस पत्रिका का? सन 1900 ईस्वी से इसका प्रकाशन शुरू हुआ। कहाँ से शुरू हुआ? इलाहाबाद से। ठीक है, इलाहाबाद। ठीक है, अभी वर्तमान में उसका नाम प्रयागराज है, ये भी याद रखेंगे। और 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक हुए और 1920 तक रहे। ठीक है, कब हुए? 1903 में संपादक हुए और 20 तक रहे। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। हिंदी पत्रिका सरस्वती, महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 में बने। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मदर पुस्तक किसने लिखी? इसमें करेक्ट आंसर है मैक्सिमम गोर्की ने। मदर पुस्तक रूसी लेखक मैक्सिमम गोर्की ने लिखी है। ये 1906 से 1913 तक और फिर 1921 से 1929 तक रूस से निष्कासित भी रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भारत में लागू किया गया? कब लागू किया गया? ए, ऑप्शन ए सही है, 1 जुलाई 2017 से। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। ये एक देश एक कर के सिद्धांत पर काम करने वाली दर है। इस कर के 5 स्तर हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ से हिंदी के क्वेश्चन शुरू करेंगे। शशक का पर्यायवाची शब्द है। शशक का पर्यायवाची इसमें से शब्द कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन ए, खरगोश। खरगोश शशक का पर्यायवाची है। ठीक है, इसके और अन्य पर्यायवाची भी हैं, जैसे शश, खरहा। ठीक है, ये खरगोश के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास लोकोक्ति का सही अर्थ है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अवसरवादी। अवसरवादी गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास लोकोक्ति का सही अर्थ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य का पर्याय नहीं है? ऑप्शन बी सही है, मयंक। मयंक इसका पर्यायवाची नहीं है। सूर्य के पर्यायवाची होते हैं भास्कर, दिवाकर, सबिता। ठीक है, मयंक जो है ये किसका पर्यायवाची है? ये पर्यायवाची है चंद्रमा का। चंद्रमा का पर्यायवाची मयंक है। भास्कर, दिवाकर, सबिता सूर्य के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक का संधि विच्छेद है? ए करेक्ट आंसर है, प्रति प्लस एक। प्रत्येक क्या संधि विच्छेद है? प्रति प्लस एक। यहाँ ई और ए, ई प्लस ए में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, यहाँ ए में ई प्लस ए में परिवर्तित हो गया। ठीक है, यही यण संधि का नियम है।
ई के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आने पर ई का या में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए प्रति प्लस एक प्रत्येक का संधि विच्छेद है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, जो शास्त्र जानता है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है शास्त्रज्ञ। शास्त्रज्ञ मतलब शास्त्रों को जानने वाला, शास्त्र जानता है जो उसे शास्त्रज्ञ कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, पुराण में इक प्रत्यय संयुक्त होकर शब्द बनता है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पौराणिक। अगर पुराण में इक प्रत्यय संयुक्त होकर शब्द बनाएंगे तो पौराणिक बनेगा। पुराण शब्द में इक प्रत्यय जोड़ने से पौराणिक शब्द बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हाथ से हथियाना, लात से लतियाना संज्ञा से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी नाम धातु क्रिया। हाथ से हथियाना, लात से लतियाना संज्ञा विशेषण से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं, जैसे हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, मीठा विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनती है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मिठास। मीठा विशेषण से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? मिठास बनेगी। किसी भाव, गुण या दशा आदि का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा होते हैं, जैसे मिठास, क्रोध, यौवन। यहाँ मीठा विशेषण से मिठास भाववाचक संज्ञा बनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, कोई आया है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? कोई आया है, इसमें सर्वनाम है अनिश्चयवाचक। कोई आया है जिसके बारे में कोई मालूमात नहीं है, जिस सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई आया, वाक्य में कोई शब्द किसी के निश्चित व्यक्ति का बोध नहीं करा रहा है, कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। डी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से तत्पुरुष समास कौन सा है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पथभ्रष्ट। दोस्तों ये समास लिखा है, पथभ्रष्ट में तत्पुरुष समास है। पथभ्रष्ट का समास विग्रह होगा, पथ से भ्रष्ट। यहाँ अपादान कारक की विभक्ति से का लोप होने की वजह से अपादान तत्पुरुष समास है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, प्रार्थना पत्र के समापन में क्या लिखा जाता है? इसमें करेक्ट है ए भवदीय। भवदीय प्रार्थना पत्र के समापन में लिखा जाता है। स्नेहकांक्षी, आपका विश्वास पात्र और शुभ चिंतक, ये तीनों प्रार्थना पत्र के अंत में लिखे जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भक्तिकालीन संत परंपरा के प्रसिद्ध कवि कौन थे? भक्तिकालीन के कबीरदास परंपरा के प्रसिद्ध कवि थे, जबकि जयशंकर प्रसाद और आधुनिक काल के हैं। जयशंकर प्रसाद कब के हैं? आधुनिक काल, ठीक है, आधुनिक काल के हैं। और बिहारी रीत काल के हैं, ये बिहारी है, रीति काल, ठीक है। मीराबाई सगुण भक्ति परंपरा की कवयित्री हैं, ये मीराबाई हैं, ये सगुण की हैं। लेकिन यहाँ पूछ रहा है भक्तिकालीन संत परंपरा के प्रसिद्ध कवि कबीरदास, ठीक है। डी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, पावक और अग्नि शब्दों के मध्य क्या संबंध है? इसमें करेक्ट आंसर है पर्यायवाची। पावक और अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। पावक और अग्नि शब्दों के मध्य पर्यायवाची का संबंध है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, शोक दिवस किस रस का स्थायी भाव है? इसमें करेक्ट आंसर है सी करुण। शोक करुण रस का स्थायी भाव है, क्योंकि जो मूल रूप से सदैव हृदय में विद्यमान रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। उनकी संख्या 9 है। शोक करुण रस का स्थायी भाव है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, शोक किस रस का स्थायी भाव है? ये रिपीट हुआ है। इसमें करुण सही है, करेक्ट है सी, शोक करुण रस का स्थायी भाव है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, वह विद्यार्थी नहीं आया वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सर्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के लिए विशेष का काम करते हैं उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह विद्यार्थी नहीं आया वाक्य में वह सर्वनामिक विशेषण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अज्ञ का विपरीतार्थक शब्द है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए विज्ञ। विज्ञ जो है अज्ञ का विपरीतार्थक शब्द है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपादान कारक जो विभक्त चिन्ह का प्रयोग हुआ है?
इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, आकाश से गिरी एक बूंद कहीं मोती कहीं विष तो कहीं कीचड़ बनी, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, आकाश से गिरी एक बूंद कहीं मोती कहीं विष तो कहीं कीचड़ बनी संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप में दूर होने, निकलने, डरने, रक्षा करने, विद्या सीखने, तुलना करने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। आकाश से गिरी बूंद एक मोती कहीं विष तो कहीं कीचड़ बनी वाक्य में आकाश से बूंद के अलग होने का भाव परिलक्षित होता है, यहाँ अपादान कारक हुआ। इसमें अपादान कारक के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, ये अपादान कारक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, स्फूर्ति शब्द का तद्भव रूप है। स्फूर्ति का तद्भव रूप क्या होगा? ऑप्शन सी, फूर्ति। फूर्ति जो है वो स्फूर्ति का तद्भव है। ये फूर्ति तद्भव है, स्फूर्ति तत्सम है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बाजी। बाजी जो है तुरंग का पर्यायवाची है। इसके अलावा घोड़ा, अश्व, है, घटिक, सैंधव ये सब भी तुरंग के पर्यायवाची हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नांकित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग शब्द है। इसमें कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, डोर। डोर स्त्रीलिंग शब्द है। रस्सा, सूत, धागा पुल्लिंग शब्द है। रस्सा, सूत, धागा ये तीनों क्या हैं? ये पुल्लिंग है और डोर स्त्रीलिंग शब्द है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। इनमें किसमें से सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? बी, राम सो रहा है। राम सो रहा है, इस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है क्योंकि यहाँ रहना क्रिया के साथ सोना कर्म है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस मनाने की तिथि है 14 सितंबर। 14 सितंबर हिंदी दिवस मनाने की तिथि है, ए करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, जैसे करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? इसमें कौन सा सर्वनाम है? सर्वनाम है डी, संबंधवाचक सर्वनाम। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध प्रदर्शित करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, यहाँ जैसा वैसा शब्द क्या करते हैं? ये प्रदर्शित करते हैं किसको? संबंध को प्रदर्शित करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, छा के बारे में सही नहीं है। इसमें करेक्ट आंसर है बी, कांठ्य ध्वनि है। कांठ्य ध्वनि छा के बारे में सही नहीं है। छा कांठ्य ध्वनि है। ठीक है, ये सही नहीं है क्योंकि का, ख, ग, घ, व कांठ्य ध्वनियाँ हैं, जबकि चा, छ, ज, झ यहाँ तालव्य ध्वनियाँ हैं और छा अघोष महाप्राण ध्वनि है। ठीक है, छा अघोष महाप्राण ध्वनि है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भवानी का पुल्लिंग है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, भव। भव जो है वो भवानी का पुल्लिंग शब्द है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, उत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द समूह के कितने वर्गों में, हिंदी शब्द समूह को कितने वर्गों में बांटा जाता है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 5। 5 वर्ग समूह ऐसे हैं उत्पत्ति की दृष्टि से जिन्हें हिंदी शब्द समूह को 5 वर्गों में बांटा जाता है। जैसे नंबर 1, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशी देशज शब्द, विदेशी शब्द, संकर शब्द। ये 5 शब्द समूहों को हिंदी में बांटा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके शब्द समूह के लिए एक शब्द है, एक शब्द दें। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दुर्लभ। दुर्लभ क्या है? कठिनाई से प्राप्त किया जा सके उसको कहेंगे दुर्लभ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, वे शब्द जो विभिन्न पदों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं कहलाते हैं। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक क्या है? वे शब्द जो विभिन्न वाक्यों अथवा वाक्य खंडों से जोड़ते हैं वो समुच्चय बोधक कहलाते हैं। याद रखेंगे, समुच्चय बोधक जो विभिन्न पदों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं उनको कहते हैं समुच्चय बोधक। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, किस वर्ग के व्यंजन अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, या वर्ग। या वर्ग के व्यंजन अंतःस्थ
इस्त व्यंजन है, ठीक है। या रा ला वा अंता स्थल व्यंजन है, ठीक है। या रा ला वा ये अंता स्थ व्यंजन है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो भाववाचक संज्ञा नहीं है? वो है बेईमान। बेईमान भाववाचक संज्ञा नहीं है। अस्तित्व, थकावट और हरियाली ये तीनों शब्द भाववाचक संज्ञा हैं, जबकि बेईमान विशेषण शब्द है। बेईमान क्या है? विशेषण है, विशेषण, ठीक है। और ये भाववाचक संज्ञा है तीनों, ये वाली अस्तित्व, थकावट, हरियाली भाववाचक और बेईमान विशेषण है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बहुत। बहुत गुणवाचक विशेषण नहीं है। नरम, ईमानदार, सुगंधित तीनों गुणवाचक हैं। ये नरम, ईमानदार और सुगंधित ये क्या है? तीनों गुणवाचक हैं, तीनों गुणवाचक हैं। और जो संज्ञा और जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण अथवा दोष को बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक कहते हैं, जबकि बहुत शब्द परिविशेषण है। ये बहुत क्या है? परिविशेषण, ठीक है, परिविशेषण, परिविशेषण है। जो शब्द किसी चीज़ का बोध कराएं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं गुणवाचक विशेषण। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द अग्नि शब्द का पर्याय नहीं है? इसमें करेक्ट आंसर है अमी। अमी अग्नि शब्द का पर्याय नहीं है। पावक, वही और अनल ये तीनों, पावक, वाहिनी, अनल ये तीनों क्या है? अग्नि के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, सूत शब्द का तत्सम शब्द है। इसमें करेक्ट आंसर है सी, सूत्र। सूत्र सूत शब्द का तत्सम शब्द है, ठीक है। सूत क्या है? तद्भव है। सूत्र इसका क्या होगा? तत्सम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, आध्यात्मिक शब्द का विलोम है। आध्यात्मिक शब्द का विलोम होगा भौतिक। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। भौतिक आध्यात्मिक शब्द का विलोम है। आगे बढ़ते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करें, कभी भी अपने मित्र की उन्नति पर करो। इसमें क्या है? क्या ना करो? ईर्ष्या ना करो। डी करेक्ट आंसर है। कभी भी अपने मित्र की उन्नति पर ईर्ष्या, घृणा वगैरह ना करो। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द का शुद्ध रूप है? इसमें कौन सा ऐसा है जिसमें शुद्ध रूप है, शुद्ध शब्द है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, उज्ज्वल। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन, ये उज्ज्वल और श्रृंगार इस तरह के जो शब्द हैं ये शुद्ध वगैरह शुद्ध शब्दों में ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसको आप बिल्कुल अपने दिमाग में रट लेंगे, याद कर लेंगे, बिल्कुल इमेजिन कर लेंगे इसे, ठीक है। उज्ज्वल शुद्ध है, ठीक है, जबकि तीनों अशुद्ध हैं। ये भी अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है। ए करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, जब मीरा पढ़ती है तो मोहन सोता है। रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य वे वाक्य जिनमें एक साधारण वाक्य है और उसके अधीन या आश्रित दूसरा उपवाक्य हो तो वो क्या होते हैं? मिश्र कहलाते हैं। जैसे जब मीरा पढ़ती है तो मोहन सोता है। वाक्य में मीरा पढ़ती है प्रधान उपवाक्य, मोहन सोता है, ठीक है। आश्रित उपवाक्य है जब तो प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य को मिलाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, सांझ होते ही पक्षी अपने अपने नीर को लौ आते हैं। ये लौ नहीं, लौट है, लौट आते हैं, ठीक है। सांझ होते ही पक्षी अपने अपने नीर को लौट आते हैं। वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सही शब्द का प्रयोग कीजिए। इसमें सही शब्द कौन सा है? नीड़, नीड़ होगा, ठीक है। नीर का अर्थ पानी होता है, जबकि नीड़ का अर्थ घोंसला होता है। इसका अर्थ होता है घोंसला, ठीक है, घोंसला। शाम होते ही या सांझ होते ही पक्षी अपने अपने नीड़ को लौट आते हैं। वाक्य में रेखांकित शब्द का सही प्रयोग करना है, ठीक है। ये नीड़ सही है। आगे बढ़ते हैं, निम्नांकित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? इसमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है? इसमें ए अशुद्ध है, ठीक है।
ए अशुद्ध है। विशिष्ट, कृतज्ञ, प्रतिज्ञा और शुष्क, ये तीनों शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, जबकि विशिष्ट शब्द अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप होगा विशिष्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दुरुपयोग शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग है? इसमें करेक्ट है दुर, ऑप्शन सी करेक्ट है। दुरुपयोग शब्द में दुर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, धर्मावलंबी शब्द किस प्रकार निर्मित हुआ है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, धर्म प्लस अवलंब प्लस ई। ठीक है, सी करेक्ट आंसर है। धर्मावलंबी शब्द धर्म प्लस अवलंब प्लस ई से निर्मित हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आन प्रत्यय से बनने वाला शब्द कौन सा है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लगान। आन प्रत्यय से बनने वाला शब्द लगान है। इसमें लग धातु और आन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, जिसकी लाठी उसकी भैंस में लाठी और भैंस संज्ञाएं हैं, शेष दोनों शब्द क्या हैं? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सर्वनाम। जिसकी लाठी उसकी भैंस में लाठी और भैंस संज्ञाएं हैं और शेष दोनों शब्द जिसकी और उसकी सर्वनाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लाल से निर्मित होता है लाली, तो काला से क्या होगा? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, काली। लाल से निर्मित शब्द लाली, तो काला से निर्मित शब्द काली होगा। लाल और काला में ई प्रत्यय जोड़ने से लाली और काली शब्द बन जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रोना का सकर्मक रूप क्या होगा? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रुलाना। रोना का सकर्मक रूप रुलाना होगा। जैसे सीमा ने रेखा को रुलाया, वाक्य में सीमा कर्ता द्वारा रुलाना के काम का फल रेखा कर्म पर पड़ा, अतः यहाँ रुलाना सकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है, इसमें सकर्मक क्रिया क्या होगा? रुलाना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आवाज़ उठाना मुहावरे का अर्थ है। इसमें करेक्ट आंसर है विरोध करना। आवाज़ उठाना मुहावरे का अर्थ है विरोध करना, किसी चीज़ का विरोध करना, उसके लिए आवाज़ उठाना। अगला प्रश्न है, षडानन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? इसमें करेक्ट आंसर है षड प्लस आनन, सी करेक्ट आंसर है। जब किसी वर्ग के पहले वर्ण का, चा, टा, ता, पा का मेल किसी वर्ग के तीसरे वर्ण गा, जा, दा, वा के साथ होता है, तो पहला वर्ण तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ व्यंजन संधि का नियम है। जैसे षट प्लस आनन, षडानन। यहाँ टा अपने ही वर्ण में के भीतर स्वर्णवा में परिवर्तित हो गया है। ठीक है, इसलिए षडानन षट प्लस आनन होगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, गाकर खाकर क्रियाओं को क्या कहते हैं? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पूर्वकालिक क्रिया। जिन क्रियाओं के पहले कोई अन्य क्रिया आए उन्हें पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया का मूल रूप होती हैं, उसके साथ कर या करके का प्रयोग करके, जैसे गाकर खाकर। यहाँ गा और खा क्रिया के बाद कर अन्य क्रिया होने की वजह से पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है, गाकर खाकर ये क्या होगा? पूर्वकालिक क्रिया। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, एक वाक्य शुद्ध है उसका चयन कीजिए। इसमें कौन सा शुद्ध है दोस्तों? इसका चयन करना है। ऑप्शन ए, उसके अंग अंग सजाए गए। ठीक है, उसके अंग अंग सजाए गए, ये अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध रूप होगा उसका अंग अंग सजाया गया। ठीक है, उसका अंग अंग सजाया गया वो शुद्ध होगा, लेकिन ये अशुद्ध है। इस क्वेश्चन में अशुद्ध ही पूछ रहा है कि कौन सा है, तो अशुद्ध है उसके अंग अंग सजाए गए, ये अशुद्ध है। उसका अंग अंग सजाया गया वो अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू।